10 इयर्स ऑफ मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी थी पीएम मोदी, आप किस तरह से देखते हैं इन दोनों बातों को? जी बिल्कुल, अगर पहले मैं ये प्रधानमंत्री मोदी के जो 10 साल रहे हैं 2014 से 2024 तक, उनकी जो विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी रही है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी रही है, क्योंकि हर तरीके से अगर हम देखें अपने रिश्ते जो हैं, संबंध हैं और देशों के साथ, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूँ, पाकिस्तान के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। मतलब दैट वाज नॉट फॉर ट्राइंग, हमारी तरफ से तो बहुत कोशिश की गई, बहुत प्रयास किया गया। मतलब जो कितने सालों तक यहाँ के कोई प्रधानमंत्री नहीं गए थे पाकिस्तान, तो वो 2015 में वो वहां से आ गए। पर पाकिस्तान का तो जिसे कहा जाता है सुई जनरस केस है, एकदम अलग केस है, उसको अलग रखा जाए। चीन को थोड़ा सा अलग रखा जाए, क्योंकि वहां पर जैसे हालात निकले, they were quite unusual, different to what has been in the past. परंतु और अगर देशों के साथ देखा जाए और कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम आगे ले जाना चाहते थे, I think that has been a great success. I would tend to agree with you. And we can go in details in terms of some of the thematic issues and some of the other aspects, या फिर regions और country wise कैसे इंडिया के रिलेशंस डेवलप किए हैं, वी कैन गो ओवर दैट। बट ओवरऑल आई वुड से जो इंडिया की स्टैंडिंग पूरी दुनिया में, इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया का जो प्रोफाइल है, क्लाउड है, वो बढ़ा है इस 10 साल में। एंड आई थिंक इंडिया हैज टुडे इमर्ज्ड एज अ पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर ऑल कंट्रीज। सभी देश आप देखेंगे चाहते हैं जो भारत के साथ संबंध अच्छे हों, रिश्ते अच्छे हों। सो आई थिंक इट हैज बीन एन अनमिटिगेटेड सक्सेस, बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा है। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन सर साथ साथ हमने ये भी देखा कि काफी इंडिपेंडेंट भी थी फॉरेन पॉलिसी, किसी से डिक्टेशन नहीं लेना, किसी ने कुछ कह दिया कि ईरान के साथ काम ना करें, सैंक्शंस लग जाएंगी। इस चीज को किस तरह से आपके ख्याल में भारत की गवर्नमेंट ने मैनेज किया? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसमें जिसे कहा जाए एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो भारत फॉलो करता आया है, एंड आई थिंक दैट वाज इन फुल डिस्प्ले अभी जब पिछले कुछ साल हुए हैं। मैं कहूँगा पिछले अगर हम 5 साल देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस भारत के सामने आए, और उस चैलेंजेस की भी हम बात कर सकते हैं। और कैसे आई थिंक एक वो भी रीजन था क्यों भारत की जो छवि है, भारत का जो दूसरे देशों का जो नजरिया है भारत को देखने का, वो क्यों बढ़ा है। क्योंकि एक सबसे पहले अगर चैलेंज देखे कोविड-19 का आया, तो कैसे पूरी दुनिया उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। परंतु भारत इतनी ज्यादा बड़ी आबादी है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या पर कैपिटा जीडीपी इतना अच्छा नहीं है, परंतु फिर भी हमने कैसे उसके साथ उस चैलेंज को, उस चुनौती को हमने उसका सामना किया और उसके ऊपर कैसे हमने फतेह पाई। परंतु आपने जो बात कही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, बिल्कुल ठीक है। और वो आई थिंक इट वाज इन फुल डिस्प्ले जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ फरवरी 2022 में। और उसके बाद मैं समझूंगा 2 चीजें हुई। एक तो पश्चिमी देशों, वेस्ट से बहुत दबाव आया, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो। एक तो पहली बात, जो आप रशिया को क्रिटिसाइज करिए, रशिया को कंडेम करिए, जो उसने किया है वो गलत है। इट इज अगेंस्ट द यूएन चार्टर, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ कंट्रीज, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उसने उसका उल्लंघन किया है। तो आप एक रूस को क्रिटिसाइज करिए। दूसरा, भारत वहां से जो हमने डिस्काउंटेड रेट पर तेल लेना शुरू कर दिया था, ऑयल लेना शुरू कर दिया था, जो हम वो लेना बंद कर दे, क्योंकि उसको लेने से, क्योंकि उसमें रशियन उसकी जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते हैं, एंड दैट हेल्प्स इट टू कंटिन्यू द वॉर इन यूक्रेन। हमने दोनों में ही मना कर दिया, और बिल्कुल साफ तरीके से मना कर दिया। हमने एक तो ये कहा जो
हमारे रूस के साथ या उससे पहले सोवियत यूनियन के साथ हमारे संबंध जो रहे हैं बहुत ही हिस्टोरिकल हैं, बहुत ही स्ट्रेटेजिक हैं, सामरिक तरीके से हमारे संबंध रहे हैं। और इसीलिए हमने ये तो कहा जो सभी देशों को जो भी यूएन के चार्टर के हैं प्रिंसिपल्स ये जो चार्टर के प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरी तरीके से उसका सम्मान करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, परंतु हमने डायरेक्टली रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, कंडेम नहीं किया। दूसरा, हमने वहां से जो डिस्काउंटेड ऑयल है वो लेना हमने बंद नहीं किया, उसको हम लेते रहे। और उसके लिए हमने कहा जो एक तो रूस के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं, कभी रूस ने भारत के ऊपर, सोवियत संघ ने या रूस ने भारत के ऊपर कभी सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। दूसरा, हमारे जो रिश्ते हैं उनके साथ बहुत ही, रूस और सोवियत संघ के साथ बहुत ही पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं, स्ट्रेटेजिक हैं। और हमें अभी तक 40-50% अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है, हमारी सिक्योरिटी के लिए जो हमें चाहिए, हमारे दोनों तरफ, हमारे पश्चिम में पाकिस्तान है जिससे हमारे बहुत बारी युद्ध हो चुका है, हमको अपने को पूरे सक्षम बनाना है, सुदृढ़ बनाना है। और दूसरा ऊपर चीन है जिसके साथ भी हमारे संबंध ठीक नहीं रहे हैं। हमने प्रयास बहुत किया है 1990 के दशक से, परंतु अब हमने देखा है 2020 में कैसे चीन ने वहां से आकर अपने करीब 50-60 हजार सैनिक हमारे सीमा पर तैनात कर दिए हैं। तो हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए रूस के साथ संबंध अच्छे रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही सर, और यकीनन मैं तो बहुत बार कहती हूँ कि पाकिस्तान को यकीनन फॉरेन पॉलिसी जो है वो थोड़ी बहुत भारत से सीखनी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि वो हमारी जो इकोनॉमी है उसकी वजह से हम उस पोजीशन में कभी रहे ही नहीं कि हम अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ला सकें। कहीं ना कहीं से डिक्टेशन आ जाता है, कभी चाइना से, कभी अमेरिका से, कभी सऊदीया से, इसलिए पाकिस्तान जो है वो फॉरेन पॉलिसी उस तरह से नहीं चल पाती। लेकिन सर इस वक्त खैर बात तो हमने इलेक्शंस की भी करनी है, लेकिन अभी अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँ कि शहबाज शरीफ साहब चाइना गए और एक दावा जो ये गवर्नमेंट बार बार कर रही है कि उनका क्लेम है कि जी हम जो है ना वो अब जो है लोन या कर्जा नहीं मांगेंगे बल्कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। आपको लगता है कि ये कामयाब होंगे? वाकई में दूसरी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में इस वक्त जो हाल है यहाँ का? देखिए, मैं समझता हूं जो वहां पर एक तो इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक वहां पर इकोनॉमी के बारे में आपने खुद ही कहा है, जो इकोनॉमी तो वहां पर ठीक है नहीं, वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं जो आए दिन वहां पर प्रोटेस्ट होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, अटैक्स होते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अटैक्स होते हैं, हमने पिछले कुछ बहुत महीनों में ये देखा है, तो उसमें कोई कमी नहीं आई है। जहां तक चीन का इन्वेस्टमेंट है, देखिए चीन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो भी वो पैसा देता है वो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी टर्म्स और कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत ही एडवर्स होती हैं टू दी बॉर्वर। आप श्रीलंका का वो देख लीजिएगा, उनका तजुर्बा, उनका अनुभव देख लीजिएगा जो क्या रहा है। उन्होंने पैसा उनको दिया फॉर प्रोजेक्ट्स दैट श्रीलंका डिड नॉट नीड, फॉर प्रोजेक्ट्स दैट इट डिड नॉट रिक्वायर। हम्बनटोटा पोर्ट जहां की भी कुछ होता ही नहीं है, कुछ इस्तेमाल ही नहीं होता है, अब वो कोलंबो में भी कुछ अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इससे वो एक डेट ट्रैप में डाल लेते हैं और डेट ट्रैप में डालकर वहां के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको अपने साथ मिला लेते हैं। मेरा मानना है जो पाकिस्तान में भी जो अभी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो है, आई थिंक दैट्स अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान में हो रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको याद होगा जो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब वहां पर गए थे कजाकिस्तान में। 2015 में मेरे ख्याल से जब आए थे वो शी जिनपिंग मार्च में पाकिस्तान में आए थे, तो तब उन्होंने वहां पर अनाउंस किया था। 2015 से लेकर 2024 तक 9 साल हो गए हैं। पहले हम सुनते थे जो ये $26 बिलियन का है पूरा प्रोजेक्ट, वहां पर बड़े हाईवेज बनेंगे, बहुत
वहां पर रेलवे लाइंस बनेंगी, वहां पर बहुत पावर प्रोजेक्ट्स बनेंगे वगैरह वगैरह, और वहां पर पूरा ही कायाकल्प हो जाएगा पूरे पाकिस्तान का। पहले कहा था $26 बिलियन, फिर हुआ $46 बिलियन, फिर हुआ $62 बिलियन। अब मेरे ख्याल से आप ज्यादा इसमें अच्छा बता पाएंगे आरजू, जो कितना वहां पर पैसा आया है, किस उसमें आया है, हैज इट कम एज अ लोन, हैज इट कम एज अ ग्रांट, हैज इट कम एज एन इन्वेस्टमेंट, और उसमें जो आया है उसका पाकिस्तान के अवाम को उसका कितना फायदा हो रहा है।